सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया दो पावर ब्लॉक्स में बंट गई। एक अमेरिकन लेड ग्रुप जिसे फर्स्ट वर्ल्ड कहा गया और दूसरा यूएसएसआर लेड कंट्रीज जिसे सेकेंड वर्ल्ड कहा गया। इन दोनों के बीच कोल्ड वॉर छिड़ गया। दोनों ही ब्लॉक्स ज्यादा से ज्यादा देशों को इन्फ्लुएंस कर अपने खेमे में लाना चाहते थे। तो हुआ ये कि कुछ देश अमेरिकन खेमे में चले गए, कुछ यूएसएसआर वाले खेमे में आ गए। कुछ देश ऐसे भी थे जो कहीं नहीं जाना चाहते थे, ये अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी परस्यू करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने किसी के साथ अलाइन नहीं किया और वे नॉन अलाइंड कंट्रीज कहलाए। इन्हीं देशों को थर्ड वर्ल्ड कहा गया। पर ये टर्म्स फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड अब ऑब्सोलीट हो गए हैं। इनका इस्तेमाल लगभग बंद हो गया है। वैसे भी यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद इस शब्द का रिलेवेंस नहीं रहा। जब सेकेंड वर्ल्ड ही नहीं रहा तो थर्ड वर्ल्ड का क्या मतलब रह जाता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज विजय सिंह एंड यू आर वाचिंग सो सिंपल ट्यूटोरियल। आते हैं अब ग्लोबल साउथ पर। ये जो टर्म ग्लोबल साउथ है उसे सबसे पहले 1969 में कार्ल ओग्लेसबी नाम के एक अमेरिकन राइटर ने उन देशों को रेफर करने के लिए गढ़ा जिन्हें पहले थर्ड वर्ल्ड के नाम से जाना जाता था, और इस कैटेगरी को बनाने के लिए उन्होंने वहां के सिटीजन्स पर कैपिटा इनकम को आधार बनाया। बाद में इस शब्द की जड़ें तब और मजबूत हो गई जब 1980 में तब के वेस्ट जर्मनी के चांसलर विली ब्रैंट ने इंटरनेशनल डेवलपमेंट की स्थिति का एनालिसिस करने के लिए एक कमीशन बनाया जिसका नेतृत्व उन्होंने खुद किया। इस कमीशन ने पूरी दुनिया को डेवलप्ड नॉर्थ और डेवलपिंग साउथ में डिवाइड कर दिया और इसको एक लाइन के माध्यम से मैप पर दिखाया। इसीलिए इस लाइन को ब्रेंट लाइन कहा जाता है। आप मैप में ब्रेंट लाइन से किए डिवीजन को देख सकते हैं। तो इस लाइन ने दुनिया को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रिच कंट्रीज और सदर्न हेमिस्फीयर के पुअर कंट्रीज में बांट दिया और ग्लोबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को उजागर कर दिया। तो मोटे तौर पर आज ग्लोबल नॉर्थ में कौन कौन से देश हैं? यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, वेस्टर्न यूरोप के सारे देश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और एशिया के जापान और साउथ कोरिया। इनकी इकोनॉमी का आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया के सभी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में उनका हिस्सा 90% से अधिक है। इसके विपरीत ग्लोबल साउथ उन देशों को रेफर करता है जो इकोनॉमिकली डेवलपिंग है, लेस डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है, और ये देश मुख्य रूप से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, लैटिन अमेरिका, एशिया और कैरिबियन में स्थित हैं। आप देखेंगे कि ग्लोबल साउथ में ऑस्ट्रेलिया नहीं है, मतलब ये कि साउथ का मतलब लिटरली एंड ज्योग्राफिकली सदर्न हेमिस्फीयर नहीं है। ग्लोबल साउथ के देशों के कुछ कॉमन फीचर्स हैं, जैसे ये देश अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इन देशों में सोशल इनइक्वालिटीज और पॉवर्टी की समस्याएं हैं। ये देश ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नीचे आते हैं। इन देशों में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और गवर्नेंस के प्रॉब्लम हो सकते हैं। इन देशों में कल्चरल डाइवर्सिटी पाई जाती है। इनमें डिफरेंट कल्चर्स और लैंग्वेज पाए जाते हैं। क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात करें तो ये देश बड़े वल्नरेबल हैं। इन चीजों से ये बड़ी जल्दी प्रभावित होते हैं। हिस्टोरिकली ग्लोबल साउथ के अधिकतर देशों का इतिहास इंपीरियलिज्म और कॉलोनियल रूल का रहा है। पर ग्लोबल साउथ की जो धारणा है वह पूरी तरह सच नहीं है। वर्ल्ड बैंक ने ऐसे ही कहीं उल्लेख नहीं किया कि देयर इज अ शिफ्ट इन वेल्थ फ्रॉम द नॉर्थ अटलांटिक टू एशिया पैसिफिक। इससे पता चलता है कि दुनिया की संपत्ति कहां उत्पन्न हो रही है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी कहीं राइज ऑफ ब्रिक्स इकोनॉमीज का उल्लेख करते हुए यही दोहराया। ग्लोबल साउथ दुनिया के लगभग 80% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट जरूर करती है। इनकी जीडीपी बहुत कम जरूर हुआ करती थी, पर 1990s के डिकेड से इन देशों का ग्रोथ रेट अच्छा रहा है। वर्ल्ड जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन जो 1990 में 19% था, 2022 में बढ़कर 42% हो गया। इंडिया, चाइना, ब्राजील, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और सऊदी अरेबिया जैसे देश आज मेजर ग्लोबल और रीजनल प्लेयर्स हैं। अब अचानक ग्लोबल साउथ चर्चा में कैसे आया? दरअसल इसका इस्तेमाल हाल के वर्षों में खासकर 2022 में बढ़ गया जब से इंडिया ने G20 की प्रेसिडेंसी संभाली। उस समय इंडिया ने डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रायोरिटीज और चैलेंजेस पर खुलकर चर्चा करने के लिए वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की शुरुआत की। आपने मोदी जी और एस जयशंकर जी के मुंह से इसे अनेकों बार सुना होगा। इस समिट का उद्देश्य ही ग्लोबल साउथ के देशों को एक मंच पर लाना था जहां वे अपने नीड्स और एक्सपेक्टेशंस पर डिस्कस कर सकें।
इस पहल का उद्देश्य ये भी था टू प्रोवाइड वॉइस टू द ग्लोबल साउथ और ग्लोबल साउथ कंट्रीज के बीच यूनिटी और कोऑपरेशन को बढ़ावा देना। ग्लोबल साउथ के देश भारत की पहल से काफी प्रभावित हैं। वे भारत को कई कारणों से एक इम्पॉर्टेंट रोल में देखते हैं। भारत का ग्रोथ रेट और ह्यूज मार्केट पोटेंशियल उनको अट्रैक्ट करती है। इंडिया का डेमोक्रेटिक सिस्टम और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन देशों में कॉन्फिडेंस पैदा करती है। भारत की जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है और जो आईटी सेक्टर में एक्सपर्टाइज है वो उसे एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स मानते हैं। लास्टली, भारत की ग्रोइंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस और लीडरशिप क्वालिटीज इन देशों को इंस्पायर करती है। इसीलिए वे भारत से इकोनॉमिक कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन और जरूरत हो तो ग्लोबल इश्यूज पर पॉलिटिकल सपोर्ट की भी अपेक्षा रखते हैं। हालांकि चाइना का रोल भी ग्लोबल साउथ में इंपॉर्टेंट है। वो भी इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, जिसके कारण ग्लोबल साउथ के कई देशों के साथ उसके संबंध मजबूत हुए हैं। फिर भी उसके ग्लोबल साउथ पॉलिसी की आलोचना होती है, जिसमें कहा जाता है कि चीन अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए ग्लोबल साउथ के देशों को यूज कर रहा है। मतलब साफ है, दे रेस्पेक्ट इंडिया बट सस्पेक्ट चाइना। तो ये था ग्लोबल साउथ पर एक छोटी सी चर्चा। यदि आपको यूजफुल लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।